Hi everyone, welcome to Birscience Academy. So in this lecture, we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of 10th May 2021. And this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birscience Academy to make your preparation for UPSC and mini PCS examination. And this is the picture shows the Foreign Contribution Regulation Act. सो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उसमें पिछले साल सर्टेन अमेंडमेंट्स लाए थे। उसके थ्रू जो एनजीओस थे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उनको पहले एक अकाउंट खुलवाना होता है दिल्ली में और उसके बाद वो जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे जो एनजीओस है वो इसके कारण अपनी जो परफॉर्मेंस है कोविड-19 पैंडेमिक से डील करने के लिए, फूड सिक्योरिटी, जो भी पर्सन जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको डील करने के लिए जो भी एनजीओ चलती हैं, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस करने में बहुत ही फेलियर हो रही है। इवन द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एनजीओस की हेल्प ली है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर जो भी थोड़े लूपहोल्स है उसके कारण दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। एंड दैट इज वाई इसमें दिखाया गया कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन आ रही है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उनको रोक करके रखा है। ठीक है। सो फर्स्ट आर्टिकल है तुम्हारा हिमंता टू टेक ओवर एज असम चीफ सीएम। सो इसमें क्या है कि आप अगर बीजेपी के अभी जो असम में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी ने लगभग 60 सीटें जो सीटें उसमें जीती थी 126 में। और जिसमें असम असेंबली इलेक्शन में अब जो नए जो सीएम बन करके आ रहे वो है तुम्हारा हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी के फेस है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ये ऐसा एज अ सीएम अपने जो ऑफिस को लेंगे एज अ 50th सीएम ऑफ द असम लेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा दिल्ली लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल May 17। सो आप अगर देखोगे तो दिल्ली में जो लॉकडाउन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है May 17 तक। और जो सीएम है दिल्ली के उन्होंने बोला कि द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द लॉकडाउन पीरियड इज टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ सर्विस। ठीक है। सो अभी देखोगे तो हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारे जो लूपहोल्स है, जिससे ऑक्सीजन के शॉर्टेजेस है, फिर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, वेंटिलेटर की शॉर्टेजेस है, ठीक है, मेडिकल शॉर्टेज है, इवन दी वैक्सीनेशन है उसका भी शॉर्टेज है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो दिल्ली के जो सीएम उन्होंने ये जो लॉकडाउन उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल May 17। और उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि हमने ये जो लॉकडाउन को जो एक्सटेंड करा है उससे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिविटी रेट है जो दिल्ली में वो बहुत ही रिड्यूस हो चुका है। ठीक है। हाँ, पहले अगर देखोगे तो पॉजिटिविटी रेट था वो 36 to 37% था, जो कि रिड्यूस हो चुका है लगभग 25% तक। ठीक है। पॉजिटिविटी रेट मतलब होता है कि मान लो अगर 100 लोगों को हम लोगों ने अगर इनका टेस्ट किया, ठीक है, और इस टेस्ट में अगर लगभग 36 लोगों ने उनका जो रेट उसका जो जांच हुआ वो अगर पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका पॉजिटिविटी रेट 36% हो जाएगा। ठीक है। तो अभी पॉजिटिविटी रेट बहुत ही कम हो चुकी है, लगभग 25% से भी कम हो चुकी है। और जो नंबर ऑफ जो पर डे डेथ हो रही है, जो नंबर ऑफ नए केसेस हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है वो भी धीरे धीरे अपने पीक से नीचे नीचे आ रहा है। तो इसको देखते हुए जो हमारा जो सीएम है जो दिल्ली के उन्होंने इसको लॉकडाउन को May 17 तक एक्सटेंड करने की बात की है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कि वो कंपनसेशन दिलाए मेन हु डाइड इन द कस्टडी। ठीक है। सो इंडिया में आप अगर देखोगे तो कस्टोडियल डेथ है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट। और अगर कस्टडी आप देखोगे तो कस्टडी बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में बेसिकली अगर मान लो कोई एक्यूज्ड है तो उसको पुलिस क्या बोलती है कि वो उसको रिमांड में लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास अपना ये रिक्वेस्ट देती है। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि इसको क्या कस्टडी देना, पुलिस कस्टडी देना है कि जुडिशियल कस्टडी देना है। अगर मान लो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी दे देती है तो फिर पुलिस उसको अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं, उनको इंट्रोगेट करते हैं और उसको फिर जो जिसने भी उसको क्राइम करा उसको उसको मतलब उसको निकलवाने के लिए उस पर टॉर्चर मतलब बहुत सारे जो मेथड होते हैं उसको यूज़ करते हैं। जुडिशियल कस्टडी में बेसिकली क्या होता है कि मान लो मजिस्ट्रेट उन्होंने
पर्सन जो कि एक्यूज है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, मीन्स वो 24 आवर्स में उसको जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि पुलिस जब मान लो उसको जेल ट्रांसफर करती है तो उसके पहले वो पुलिस स्टेशन में होते हैं, और पुलिस स्टेशन में उनको वो जो पर्सन उसके साथ इतना टॉर्चर होता है, उसके साथ इतना इनह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, कि वो पर्सन वहीं अपना लाइफ खो देता है। तो जो जुडिशियल जो डेथ है वो भी बहुत हाई है इंडिया में, ठीक है। सो इसमें इसमें इस जो केस है उसमें क्या बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि दे वर्क फॉर द कंपनसेशन ऑफ द विडो एंड 2 माइनर डॉटर हु डाइड अंडर द जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। और ये जो पर्सन जो कि कन्विक्टेड था वो बेसिकली एक थेफ्ट ऑफ व्हीकल केस में इन्विक्टेड था, ठीक है। सो एक नॉर्मल व्हीकल चोरी के केस में एक पर्सन को कस्टोडियल डेथ में मार देना ये बहुत ही हाई क्राइम है, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो जो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये जो पर्सन था उसके फिजिकल कंडीशन को देखते हुए इसको जुडिशियल कस्टडी दी थी, लेकिन ये जो अंडर द जुडिशियल कस्टडी उसके साथ इतना इनह्यूमन टॉर्चर हुआ कि उसने अपने लाइफ को खो दिया। सो आप अगर कस्टोडियल वायलेंस को आप अगर देखोगे तो कस्टोडियल वायलेंस बेसिकली इंक्लूड करता है डेथ, रेप, टॉर्चर और अदर इनह्यूमन ट्रीटमेंट। सो जब भी पुलिस जो और अदर जो है स्टेट मशीनरी अगर वो कस्टडी में लेती हैं तो जो पर्सन है उनके साथ बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर किया जाता है उनके साथ। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो महिला जो है अगर पर्सन है उनके साथ रेप के भी केसेस आए, टॉर्चर्स होते हैं, डेथ होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो लगभग 2001 से 2018 तक ओनली 26 जो पुलिस पर्सन है वो कन्विक्टेड है अंडर दी कस्टोडियल वायलेंस, ठीक है। और अभी नंबर ऑफ केसेस आप देखोगे तो लगभग 1727 केसेस है जिसमें डेथ है वो हाईएस्ट है। सो नंबर ऑफ केसेस लगभग 1800 केसेस है, लेकिन जो अभी तक जो पुलिस में जिनके ऊपर जो कस्टोडियल डेथ के जो चार्जेस लगे वो केवल 26% है। और अब अगर स्टेट वाइज देखोगे तो केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में पुलिस पर्सन के खिलाफ जो एक्शंस लिए गए अंडर दी कस्टोडियल वायलेंस, ठीक है। अदर स्टेट्स में तो आप अगर देखोगे तो इन कस्टोडियल वायलेंस अगर होता भी है तो उनका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम कस्टोडियल डेथ मोर देन 2000 ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस वर रिकॉर्डेड अगेंस्ट दी पुलिस between 2000 to 2018 and only 344 policemen were convicted, ठीक है। सो बहुत सारे 2000 से लेकर 2018 तक लगभग 2000 केसेस आए हैं ऑफ द ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है। ह्यूमन राइट वायलेशन मीन्स डेथ, रेप, टॉर्चर ये सभी केसेस, और इसमें लगभग केवल 344 पुलिसमैन के ऊपर ही के कन्विक्शन के चार्जेस लगे हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कैपिटल रिकॉर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ डेली केसेस इन नियरली 1 मंथ। सो आप अगर देखोगे तो दिल्ली में जो नंबर ऑफ केसेस जो डेली हो रहे हैं वो उनका उनका मतलब स्लो आ रहा है, उसमें थोड़ा सा जो केसेस है वो स्लो आ रहे हैं। जो नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं डेली वो बहुत ही स्लो हो रहे हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव रेट है वो बेसिकली रिड्यूस हो चुकी है, लगभग 21%, पहले 36 to 37% थे। तो हमारा जो कोविड-19 का जो सेकेंड पैंडेमिक आप देखोगे तो जो वेव है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो दिल्ली में उसको लॉकडाउन उसको 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन जो हमको है अभी भी कॉशन बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप वैक्सीनेशन का आप देखोगे तो 18+ जो वैक्सीनेशन है उसको तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन जो वैक्सीन के शॉर्टेजेस है वो अभी भी बहुत हाई है, ठीक है। आप अगर देखोगे तो मान लो कि लगभग दिल्ली को लगभग 14 लाख जो वैक्सीन उसको दिए गए थे, लगभग उनमें लगभग उन्होंने 10 लाख वैक्सीन को यूज़ कर लिया है, लेकिन अभी जो अवेलेबल वैक्सीन वो केवल 4 लाख है। और दिल्ली की पॉपुलेशन को देखोगे तो बहुत ही हाई है, वहाँ बहुत ही 18+ पॉपुलेशन है जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। तो वैक्सीन शॉर्टेज भी हो रहा है, सो इसके कारण जो लॉकडाउन उसको एक्सटेंड किया गया है और ये सभी बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा लॉकडाउन गेस। सो स्टेट शटडाउन आर इनिटेबल बट दे मस्ट ऑगमेंट द हेल्थ सिस्टम्स, ठीक है। सो अभी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा चुके हैं, जैसे झारखंड है, दिल्ली है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है। तो ये जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया वो बेसिकली जो इन्फेक्शंस है उसको रोकने के लिए लगाया गया, जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए लगाया गया। क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही हाई रेट में फैल रहा है और जो नंबर ऑफ डेथ केसेस है वो बहुत ही हाई हो रहे हैं, ठीक है। सो इन सभी को डील करने के लिए ये जो
लॉकडाउन से बहुत ही लगाया गया। और लास्ट ईयर आप अगर देखोगे तो लॉकडाउन जो लगाया गया था वो बहुत ही इल प्रिपेयर्ड था, कोई भी उसमें अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया गया था। और इस साल आप अगर देखोगे तो पब्लिक ने भी इसको एक्सेप्ट किया। पब्लिक एक्सेप्टेंस टू रेस्ट्रिक्शंस कम विद द रियलाइजेशन ऑफ द थ्रेट ऑफ द लाइफ फ्रॉम द म्यूटेटिंग वायरस। सो पिछले बार क्या था, पब्लिक ने ये जो कोविड-19 की जो पैंडेमिक आई थी उसको एज अ नॉर्मल पैंडेमिक ले चुके थे, क्योंकि नंबर ऑफ जो डेथ थे केसेस वो बहुत ही कम थे। लेकिन जो सेकेंड वेव आया जो कि और जो भी कोविड-19 के जो वायरस उसमें जो म्यूटेशन के थ्रू जो ये नया पैंडेमिक क्रिएट हुआ है उसमें नंबर ऑफ जो देश है वो बहुत ही हाई है। सो पब्लिक को ये रियलाइज हो गया कि जो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो बहुत ही लाइफ को थ्रेट करने वाला पैंडेमिक है, और हम लोग को इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सो रॉन्ग मैसेजिंग, मैसिव पॉलिटिकल रैलीज, लार्ज रिलीजियस इवेंट्स वर हेल्ड इन द लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर आप देखोगे तो लास्ट ईयर और इस साल भी बहुत सारे पॉलिटिकल रैलीज हुई है, ठीक है। बंगाल में लगभग 8 फेजेस में इलेक्शंस कराए गए हैं इन द टाइम कोविड-19 पैंडेमिक। फिर कुंभ मेला जो कि उत्तराखंड में हुई थी, और लार्ज रिलीजियस इवेंट्स हुए हैं। सो ये रॉन्ग मैसेज देते हैं, क्योंकि आप अगर तो देखोगे तो पॉलिटिकल जो लीडर्स उनका काम है कि जो पब्लिक से उनको समझाएं कि कोविड-19 पैंडेमिक है वो बहुत ही सीरियस पैंडेमिक है। लेकिन आप अगर देखोगे तो पॉलिटिकल लीडर ही वो अब्सेंट है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अब्सेंट है। वो पॉलिटिकल लीडर्स खुद पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल रैलीज में इन्वॉल्व है और रिलीजियस इवेंट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये जो जितने भी पैंडेमिक है वो जितने भी बड़े नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाइक डीएम, एसपी इन सभी पर ये बर्डन दे दिया, और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो हाथ है उसको पीछे ले लिया है। और आप अगर देखोगे तो WHO explained the SARS-CoV-2 spread primarily through respiratory droplet aerosols produced when the people cough, sneeze, speak. सो इसमें बोला गया कि WHO ने जो गाइडलाइंस दी है उसमें उन्होंने बताया कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक हो रहा है, जो ये जो स्प्रेड हो रहा है हाईली, वो बेसिकली हो रहा है ड्यू टू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सो जब भी कोई पर्सन जो कि कोविड-19 इन्फेक्टेड है, अगर वो स्नीज करता है, अगर वो खांसता है, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, और लगभग 1 मीटर तक वो लगभग 40 मिनट्स तक उस पर रहता है, ठीक है। और अगर वहाँ कोई भी पर्सन उस जगह से गुजरता है तो वो भी प्रोबेबिलिटी कि वो भी उस कोविड-19 के जो वायरस उसको अपने अंदर रिसीव कर ले और वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। सो आप अगर देखोगे तो तमिलनाडु में रिसेंटली जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसने ये अनाउंस किया कि लगभग वो 4000 कोविड-19 की जो रिलीफ फंड है उसको देगी। लगभग हर पर्सन को 4000 दिया जाएगा, जो कि राशन कार्ड जो उनके पास, जिनके पास राशन कार्ड है। और लेकिन ये इसमें ये बात बोली गई कि जो पेमेंट होना चाहिए वो बेसिकली होना चाहिए एज अ ई पेमेंट, और ना कि फिजिकली लोग आए और इस पेमेंट को रिसीव करें। सो दिस पेमेंट शुड बी इन अ डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। डायरेक्टली उनके अकाउंट में सेंड करना चाहिए, ना कि हमको फिजिकली उनको बुलाना चाहिए डोर टू। और ये जो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नया इंक्रीज कर मतलब आया है, उसको हम लोग को डील करने के लिए जितने भी हम लोग को जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको हम लोग डोर टू डोर डिलीवरी देने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो पीपल्स है वो लॉकडाउन का अच्छा से पालन करें और जो कोविड-19 पैंडेमिक की जो केसेस है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउटरीच एंड ओवररीच। सो एज लॉन्ग एज द कोर्ट डज नॉट डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव रोल, एक्शन टू मिटिगेट अ क्राइसिस इज वेलकम। सो इसमें बोली गई है बेसिकली कि जो जुडिशरी है जो कि बहुत ही इंटरवेट कर रही है इन द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज आप देखोगे जो अभी प्रेजेंट डे में जो एग्जीक्यूटिव है अपना जो परफॉर्मेंस है, अपना जो रोल है वो बहुत ही अच्छे वे में नहीं परफॉर्म कर रही है। क्योंकि आप देखोगे तो जो भी कोविड-19 का जो डिजास्टर है उसको डील करने के लिए जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लूप होल्स निकल कर आए हैं, तो उसको बहुत सारे जो जुडिशरी है, बहुत सारे स्टेट के जो हाई कोर्ट है वो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पिटीशन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस तरह से ऑक्सीजन को एलोकेट करो, आप जो मेडिकल सप्लाईज है उसको इस तरह से एलोकेट करो। सो एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने ये बात बोला कि ये जो जुडिशरी है वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के जो जुरिसडिक्शन है उसमें इंटरफेयर कर रही है। लेकिन जो जुडिशरी है उसने ये बात बोला है
कि ये जो जुडिशरी उसका ये काम है कि वो राइट ऑफ लाइफ एंड जो जो पब्लिक का जो लाइफ है उसको बचाए, ठीक है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करे। सो ये बेसिकली जुडिशरी का फंक्शन होता है, ठीक है, कि अंडर आर्टिकल 21 में आप देखोगे तो ये जुडिशरी का रोल है कि वो राइट ऑफ लाइफ को मेंटेन करे। सो इसमें जो जुडिशियल जो इंटरवेंशन वो बेसिकली इंटरवेंशन नहीं है, बस बट बेसिकली एक जुडिशियल आप समझ लो एक तरह से सजेशन है कि आप सेंटर और एग्जीक्यूटिव को कैसे फंक्शन करना है। सो जुडिशियल इंटरवेंशन इन रिस्पॉन्स टू यूनियन गवर्नमेंट फेलिंग टू रेस्पॉन्ड द हेल्थ क्राइसिस। जो अब प्रेजेंट डे में जो हेल्थ क्राइसिस हो रही है उसमें जुडिशरी बहुत सारे हाई कोर्ट है, स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये बोले हैं कि यूनियन गवर्नमेंट वो बेसिकली फेल है और ये टू डील विद दिस हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर्मिंग द 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स enforcing and transparent allocation of the medical oxygen to state LUT on the scientific and rational and equitable basis। So सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट डे में एक 12 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स को एस्टेब्लिश करा है और ये नेशनल टास्क फोर्स बेसिकली देखेगी कि कैसे हम लोग को साइंटिफिक मैनर में रैशनल वे में इक्विटेबल बेसिस पे हम लोग को जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होना है, जो भी मेडिकल जो सप्लाईज चाहिए, जो स्टेट को जो एलोकेशन होना वो बेसिकली इक्विटेबल वे में होना चाहिए। सो डिमांड एंड फैसिलिटिंग ऑडिट बाय द सब ग्रुप्स। ये जो नेशनल टास्क फोर्स है वो बेसिकली ये जो इतने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं उसको ऑडिट करने का काम देखेंगे और इन सभी को देखेंगे कि वो रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे कि नहीं। So the court mandatorily it review the measure of ensuring the availability of essential drug and remedial measure to meet the failure emergency during the pandemic। So essential drugs है जो भी मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी essential goods है, ठीक है, वेंटिलेटर है और जो भी ICU जो भी मेडिकल जितने भी मेडिकल जो भी चीज़ें चाहिए उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टास्क फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट करा है। सो इसमें क्या आप देखोगे तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था कि लगभग 1200 टन जो मेडिकल ऑक्सीजन जो हम लोग को वो स्टेट को डेली चाहिए। तो ऐसे सेंटर क्या बोल रही है कि ऐसे में क्या है कि हर स्टेट हाई कोर्ट वो पिटिशन सुप्रीम सेंटर को देगी कि आप ऐसे करो। तो ये बेसिकली एक बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव की जो फंक्शन है उसमें एक बेसिकली एक इंटरवेंशन मानी जा रही है, ठीक है। सो लेकिन इसमें आप देखोगे तो ये जुडिशियल इंटरवेंशन बेसिकली है टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है तुम्हारा ये है तुम्हारा जो रिसेंटली यूएस ने ये डिक्लेयर करा है कि वो टेम्पररीली जो वेवर दे रहे हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। सो उसके कारण जो इंडिया और साउथ अफ्रीका को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें इश्यूज है उसी ये रिलेटेड आर्टिकल है। सो आर ट्रिप वेवर इज यूजफुल बट नॉट अ मैजिकल पिल। द यूएस सपोर्टेड मूव विल हैव an effect if countries simultaneously address non-IP bottleneck among the others। So recently United States US ने फाइनली एक्सेप्ट करा है और डिक्लेयर करा है कि वो सपोर्ट करेंगे टेम्पररी वेवर ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीन एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में प्रपोज किया था कि वो ये जो वेविंग सेक्शन है अंडर दी पार्ट 2 ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि बहुत सारे कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स और अनडिस्क्लोज ट्रेड इंफॉर्मेशन इन सभी को कवर करती है। उसमें वेवर के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डिमांड करा था। सो यूएस ने सपोर्ट किया ट्राइब्स वेवर, ठीक है, और सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड किया इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक। होपफुल द यूएसए डिसीजन वुड कॉज द handclouds of Canada and European Union to give up their opposition। So other countries जैसे कनाडा और यूरोपियन यूनियंस है वो बेसिकली इस स्टेप को अपोज कर रहे हैं, लेकिन यूएसए ने इस स्टेप को सपोर्ट करा क्योंकि आप कोविड-19 को पैंडमिक है वो बहुत ही हाई पैंडमिक ऐसा वर्ल्ड वाइड पैंडमिक है जिसके कारण बहुत सारे लोग जो वो उन्होंने अपनी लाइफ को खो रहे हैं। सो आर्टिकल 9 ऑफ WTO एग्रीमेंट अलाउ फॉर द वेविंग ऑब्लिगेशन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। सो आप अगर WTO के जो एग्रीमेंट आप देखोगे तो उसमें आर्टिकल 9 में ये बोला गया है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है उसको सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हम लोग वेविंग दे सकते हैं। सो स्टैम्बलिंग ब्लॉक इज
जो इसमें जो सबसे बड़ा जो वेविंग में सबसे बड़ा जो अपोजिशन हो रहा है वो बेसिकली पॉलिटिकल विल हो रहा है। मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज है जैसे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, कनाडा है, वो बेसिकली ये इस वेबर को अपोज कर रहे हैं। और जो रिच कंट्रीज है, जो जायंट फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है, वो बेसिकली इस कोविड-19 वैक्सीन के वेवर्स को अपोज कर रहे हैं। ठीक है। सो आप अगर इस वेवर को आप अगर देखोगे तो बेसिकली जो 1990 में HIV और एड्स का जो क्राइसिस अफ्रीका में बहुत ही ह्यूजली हुआ था। ठीक है। सो WTO ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी इन 2003 वेविंग सर्टेन ट्रिप्स ऑब्लिगेशन टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेडिसिन इन द कंट्रीज दैट लैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। सो जो भी कंट्रीज है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उतनी हाई नहीं है कि वो नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ वैक्सीन है उसको हाईली रैपिडली इंक्रीज कर सके, कि उनके जितनी पॉपुलेशन उसको हम लोग तुरंत ही वे में उनको वैक्सीनेट कर सके। सो जब 1990 में ये जो क्राइसिस HIV एड्स का जो क्राइसिस अफ्रीका में हुआ था, तो WTO ने एक वेविंग का जो ये आप बोल सकते हो वेविंग का जो एक ऑप्शन था उसको इंट्रोड्यूस करा था। और मेडिसिन जो भी इसमें दिए गए थे वो जो भी मेडिसिन इसमें बेसिकली जो कवर थे वो बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। और ठीक है। सो द मेडिसिन प्रोड्यूस अंडर द कंपल्सरी लाइसेंस फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, the country is paving the way for the export of such medical medicine to the country that lack of the manufacturing capability। So जो भी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अगर नहीं है तो उनको ये वेविंग देने की बात बोली गई थी। एंड आप देखोगे तो सब्जेक्ट टू सेवरल स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट सच ए ड्रग सो मैन्युफैक्चर्ड आर टू बी एक्सपोर्टेड टू दैट नेशन ओनली। सो जो भी इसमें वेविंग का जो भी सेक्शन इंक्लूडेड किया गया है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। उसमें जैसे सर्टन आप देखो जिससे सब्जेक्ट टू सेवरल स्ट्रिंजेंट, मतलब जो ड्रग जो भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वो बेसिकली एक्सपोर्ट किए जाएंगे वही नेशन को जो कि इस मेडिकल शॉर्टेजेस को फेस कर रहे हैं। सो मेडिसिन शुड बी इजिली आइडेंटिफाइबल। सो मेडिसिन जो भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे अंडर दिस वेवर वो बेसिकली इजिली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। अमाउंट नेसेसरी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री are to be manufactured. Importing countries had to notify the WTO ट्राइब्स काउंसिल। सो जो भी जितने भी अमाउंट यहाँ जो रिसीव जो कंट्रीज को भेजी जाएंगी अंडर दी वेवर सेक्शन वो उतनी ही अमाउंट में होना चाहिए जितने वो उनकी ज़रूरत है। और उनको जो कंट्री ये जो वैक्सीन को रिसीव कर रहे हैं अंडर दी वेवर सेक्शन उनको WTO ट्राइब्स काउंसिल को उनको ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। सो डेवलपिंग कंट्री मस्ट वॉच। ठीक है, इसमें भी ये बात बोली गई है। So WTO concession based decision making process negotiation on the waivers is going to be difficult। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखो तो यूएस ने इसको सपोर्ट तो कर चुका है, लेकिन जो अदर कंट्रीज जो जायंट फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशंस है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो बेसिकली इस वेवर को अपोजिशन कर रहे हैं। और आप अगर देखोगे तो इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये प्रपोज किया था कि वेवर है वो बेसिकली केवल वैक्सीन के लिए लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भी मेडिसिन है और जो भी अदर थेराप्यूटिक टेक्नोलॉजीज है उसमें भी वेवर देने की बात उन्होंने बोली थी। लेकिन यूएस का जो सपोर्ट है वो बेसिकली वैक्सीन तक ही लिमिटेड है। उन्होंने ये मेडिकल्स है, टेक्नोलॉजीज है, इन सभी की बात नहीं की गई कि इसको भी कंट्रीज को जो भी टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसको भी वेवर करने की बात इसमें यूएसए ने सपोर्ट नहीं करा। और आप अगर देखोगे तो ट्राइब्स वेवर विल लिफ्ट द लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कोविड-19 वैक्सीन। It not solve the problem of the lack of access to technological knowledge related to manufacturing the COVID-19 vaccine। सो इसमें बेसिकली जो वेवर दिया गया वो बेसिकली दिया गया कि लीगल रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, उसमें अभी भी वेवर दिया नहीं गया है उसको। इस जो जायंट फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है उनके पास अभी भी ये फोर्स उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप लीगली इन इंफॉर्मेशन को आप इस कंट्रीज के साथ डिस्कस करो। सो वेविंग IP प्रोटेक्शन डज नॉट इम्पोज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू ट्रांसफर और शेयर टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, और आप अगर देखोगे तो जो कंट्री जो वेवर चाहती है वो एक लीगल फ्रेमवर्क
अडॉप्ट कर सकती है और इन फार्मास्यूटिकल जो जायंट कॉरपोरेशन है उनको ये फोर्स कर सकती है कि वो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो नॉलेज है, वो उनके कंट्री के साथ शेयर करें। लेकिन अगर वो ये सभी अगर स्टेप्स लेती हैं तो इसके कारण क्या होगा, जो ये जो टेक्नोलॉजिकल जो जायंट कॉरपोरेशन है, फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है, वो इन बातें से चिढ़ जाएंगे और वो जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट को भी बंद कर देंगे। ठीक है। सो द नेगोशिएशन एंड फार्मास्यूटिकल companies to transfer technology using various legal and policy tools इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है। सो इसमें बात की गई कि गवर्नमेंट को इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बात करनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने जो टेक्नोलॉजी है, अपने जो नॉलेज है, उसको कंट्रीज के साथ शेयर करें। नेक्स्ट है तुम्हारा चाइना रेड क्रॉस सेंड्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वेंटिलेटर। सो और इसमें ये भी बात की गई है कि लगभग 1 मिलियन जो है वो एडिशनल सपोर्ट की जाएगी जो इंडियन रेड क्रॉस को। ठीक है। सो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड वेंटिलेटर डोनेटेड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ द चाइना अराइव्ड संडे ऑन द कार्गो फ्लाइट। सो जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि चाइना की, उन्होंने इंडिया के जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर का सपोर्ट करा। और उन्होंने ये भी बात बोली कि जो 1 मिलियन जो कैश है असिस्टेंस, वो भी इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी को प्रोवाइड की जाएगी। सो इंडिया ने ये जो इंटरनेशनल सपोर्ट है उसको ओपन करा था फॉर द रिसीविंग असिस्टेंस फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट कंपनीज इन द चाइना। ठीक है। सो अब अगर देखोगे तो गवर्नमेंट के थ्रू ये जो असिस्टेंस है उसको अप्रूव नहीं करा है, लेकिन जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो चाइना की, वो इंडिया में अगर हेल्प करना चाहती है तो वो हेल्प कर सकती है। सो ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट अमेंड क्रिपलिंग आउट वर्क। ठीक है। सो अमेंडमेंट टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मेड इट कंपल्सरी फॉर द NGOs टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन दिल्ली to crippled work on many organizations who are unable to receive foreign aids. So last year government ने एक some of the amendments introduce करी थी under the Foreign Contribution Regulation Act, और इसमें ये प्रोविजंस इंक्लूड की गई थी कि जो भी NGOs हैं जो कि फॉरेन एड्स लेती है उनको एक कंपलसरी एक अकाउंट खोलना पड़ेगा इन दिल्ली, और उस दिल्ली के थ्रू ही वो अकाउंट अपने जो भी फंड्स उन्होंने रिसीव किए उसको यूज कर सकते फॉर देयर डिफरेंट पर्पसेस। सो रजिस्टर्ड NGO कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द 5 पर्पसेस: सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, एजुकेशनल एंड कल्चरल। सो इसमें जो फॉरेन एड्स आ रही हैं वो भी बेसिकली जो ये जो NGO वो केवल 5 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। और आप अगर देखोगे तो इंडिया में अभी लगभग 23,000 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के अंडर NGOs हैं जो कि रजिस्टर्ड है। और ये जो NGOs है वो बेसिकली ये जो प्रोविजंस है उसके कारण जो फंड्स है उसको लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है। सो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटिशन फाइल करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनको सर्टेन एग्जेप्शन दे कि ताकि वो अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अपने जो भी फंड्स है उसको रिसीव कर सकें। ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो अभी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है इन द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पैंडेमिक कोविड-19 रिलीफ, पेइंग अर्जेंट सैलरीज टू स्टाफ। ठीक है। सो ये सभी जो मिनिस्ट्री ने अभी जो ये सभी प्रोविजंस को लगा के रखी है उसके कारण जो NGOs है उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे वो कोविड-19 से डील करने के लिए जो भी उनको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो स्टेप वो ले नहीं पा रहे हैं। जितने भी आप अगर देखोगे सैलरी जो उनको स्टाफ को देनी पड़ती है वो उनको देने में प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है। और जितनी भी चैरिटेबल वर्क्स होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जाती है, वो भी परफॉर्मेंस उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। सो आप अगर देखोगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने ये भी बात बोली कि जो भी NGOs है जो स्टेट्स के अंदर आती हैं वो हम लोग को हेल्प चाहिए अंडर दी टू डील विद दिस कोविड-19 पैंडेमिक। सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इटसेल्फ से कि हम लोग को जो NGO के हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन NGO इटसेल्फ अपने फंड के कारण हेल्प करने की अवस्था में नहीं है। ठीक है। सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक वर्चुअल मीटिंग की थी विद लगभग 1000 NGOs के साथ ऑन 5 में। ठीक है। और उन्होंने NGO की कंट्रीब्यूशन को साथ मिलाने की बात की गई थी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा मराठा कोटाज एज आर कॉन्स्टिट्यूशनल। सो मैंने इसमें भी वीडियो बनाया, तो आप इसको देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू लिसनिंग अस। सो थैंक यू।